उसके बाद अंदर ले गए और मेरे साथ वहाँ पे उन्होंने बलात्कार किया और उसके बाद मेरी फोटो वीडियो उन्होंने बनाई कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा ये फोटो वायरल करने में, तो समझ जाओ। जब भी उनका मन करता था मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब भी वो मेरे घर पर रेप करते थे और फिर मेरी नई नई वीडियो बनाते थे। तो उन्होंने मुझे पहले बहुत मारा पीटा बेल्ट से। एक पुलिस वाला आता है, एक जेंट्स पुलिस वाला, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हमारे सोसाइटी से लेके जाता है पुलिस स्टेशन। वो FIR 2024 में अंचोली पुलिस स्टेशन में लिखी गई। मेरा मेडिकल हुआ उस दिन 8 अक्टूबर को। तो मुझे पता चला कि मैं बिना शादीशुदा 21 साल की लड़की प्रेग्नेंट थी। जबरदस्ती मुझे वो दवा मुंह में बांध के खिलाई, मार पीट के दवा। जब तक वो प्रॉपर मिसकैरेज नहीं हो गया उन्हें, हाँ, तब तक उनको कंफर्म जब तक नहीं था तब तक मेरे को वहीं पे रखा गया था। ऐसी वीडियो की मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकती, ऐसी ऐसी वीडियो है। और मेरी भी वीडियो नहीं है, और भी बच्चियों की वीडियो है जो छोटी छोटी लड़कियां हैं। डॉक्टर खुद वो वीडियो अपने क्लिनिक पे बनाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी नाला सोपारा की एक लड़की की कहानी है, जिसके साथ नाला सोपारा के ही एक डॉक्टर द्वारा नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। यही नहीं, बल्कि डॉक्टर द्वारा उस लड़की की अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उस वीडियो के आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल कर वर्षों तक उस लड़की के साथ डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। यह जो कहानी आपको सुनाई जाएगी उसमें यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला के परिजनों द्वारा उस बेबस लड़की को उसी के घर में जबरन नजरबंद कर दिया गया था। इसके अलावा इस कहानी में यह भी बताया जाएगा कि डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला द्वारा सबूतों को मिटाने की मंशा से किस प्रकार जबरदस्ती लड़की का एबॉर्शन कराया गया था। इस तमाम कहानी में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही इस कहानी में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। और यह जुल्म व सितम की दास्तान आपको हम नहीं सुना रहे, बल्कि आपको यह दास्तान सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में खुद वह लड़की मौजूद है जिसने डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की अय्याशियों का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस लड़की ने दावा किया है कि डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला द्वारा अपने ही क्लिनिक में अन्य लड़कियों के साथ भी कुछ अश्लील वीडियो बनाई गई है। देखिए हमारी एक विशेष पेशकश। आप कहाँ रहते हो, अपना परिचय दीजिए और आपके साथ क्या घटना घटित हुई? मैं नाला सोपारा ईस्ट में रहती हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, मेरे माता पिता बचपन में ऑफ हो गए थे और मैं छोटी मोटी जॉब करके उसका पालन पोषण करती हूँ। मेरे दांत में 2016 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मैं डॉक्टर शुक्ला जो गालानगर के डॉक्टर हैं, मैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गई। तो उन्होंने कहा कि इस दांत का खर्चा 10,000 आएगा। तो मैं कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपका हम ऐसे सुने बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से तुम मुझे अपना गार्जियन, अपना माता पिता भाई बहन सब समझिए, और मेरे माता पिता भी तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी आज से सारी टेंशन खत्म, सोचो कि तुम्हें कोई फरिश्ता मिला है। ऐसे करके कुछ समय बीता। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और बोला कि आज आओ होटल पे एक पार्टी करना है, आ जाओ। मेरे साथ बहुत सारे जने, पर मैं जब गई तो मैं ही थी और वही थे गैलेक्सी होटल। आप खुद गए या वो आपको लेके गए? वो आके लेके गए मेरे घर के नीचे से गाड़ी से, और लेके गए और वहां पे मुझे खाना खिलाया गया। उन्होंने भी खाना खाया। और वो होटल में कौन कौन थे उस समय? मैं और वही थे, और ड्रिंक किए। उन्होंने मुझे कोई जूस वूस पिलाया था, मुझे नहीं पता उसमें क्या था। उसके बाद वो मुझे रूम के अंदर ले गए और मेरे साथ वहां पे उन्होंने बलात्कार किया। और उसके बाद मेरी फोटो वीडियो उन्होंने बनाई। जब मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी और बोली कि मैं जाके कंप्लेन करूंगी पुलिस के थाने में, तो उन्होंने मुझे फोटो वीडियो दिखाया और डराया धमकाया कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा ये फोटो वायरल करने में, तो समझ जाओ। तो मैं चुप हो गई, ये सब चीजें डर के मारे, और मैंने कुछ नहीं बोला। जब भी उनका मन करता था मेरे साथ
शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब भी वो मेरे घर पे या मेरे घर के नीचे या मुझे कहीं पे भी अनेक अनेक जगहों पे ले जाते थे और मेरे साथ प्रॉपर रेप करते थे और फिर मेरी नई नई वीडियो बनाते थे और वीडियो मेरी दूसरों को बेचते थे, मतलब भेजते थे और भेज के उनको बोलते थे कि ये लड़की है, आप ये मेरा काम कर दो, मैं आपको इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलूंगा। ये दावा आप कैसे कर सकते थे कि आपके द्वारा जो लगातार वीडियो उनके द्वारा बनाई जाती है दूसरों को क्यों भेजते थे, आपको कैसे पता? मुझे कुछ लोग उनके ही मित्र, जैसे उनके बहुत सारे मित्र हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, उनके मित्रों ने मुझे वो वीडियो दिखाया और बताया कि एक वीडियो पे वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेते हैं और ये वीडियो सिर्फ मेरी नहीं, अनेक लड़कियां, मतलब बहुत सारी जो लड़कियां हैं 17 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल की, उनकी भी थी, लेकिन उसमें मेरी वीडियो फोटो मैंने देखा और जब मैंने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा वैसा करके उनसे सवाल जवाब किया डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर से मैंने उनसे सवाल जवाब किया जाके उनके क्लिनिक पे ही। तो उन्होंने मुझे पहले बहुत मारा पीटा बेल्ट से और मारने के बाद मुझे बोला कि तुझे ना समझ जा कि तेरे साथ क्या होगा, बहुत डराया धमकाया गया और फिर मैं आ गई रोते अपने घर पे। फिर मैं चुप थी, कुछ मैं कही नहीं, मैं उनको धमकी मैंने दिया कि मैं पुलिस थाना जाऊंगी तो वो मुझे धमकी देते थे तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसे करते करते 2022 तक का समय आया। 2022 मतलब लगभग 6 साल से लगातार यही चल रहा था? हाँ, यही चल रहा था। 2022 में समय आया, फिर वो मैं जहाँ भी छोटी मोटी नौकरी करती थी वो वहां पे जाते थे और मुझे मैसेज करते थे कि मुझे 4 लाख रुपए दो वरना तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। वो पैसे मेरे माता पिता के थे, मेरे माता पिता एक सरकारी मतलब नौकरी थी उनकी, वो अच्छे पैसे थे ठीक ठाक, वो शादी के लिए मेरे पैसे जमा किए गए थी। उन्होंने 2023 में मार्च में उन्होंने एफडी तोड़वा के मेरे से 4 लाख 3 लाख जब भी उनका जितना पैसा चाहता था उतना मेरे से पैसे लेते थे। मेरे पास मेरे माँ बाप की जो सोने का सामान रखा रहता था वो लेके जाते थे, गिरवी रखते थे। अपने आप लेके अपने चढ़ा के हाँ, वही वीडियो फोटो की वही इसकी वजह से ही, फोटो वीडियो की वजह से ही, अगर नहीं दोगी तो और बैंक में ले जाके वो खुद चेक पे साइन करते थे, चेक भरते थे और चेक के पीछे रीजन भी लिखते थे। जैसे बैंक वाले क्वेश्चन करते थे कि आप इतना अमाउंट क्यों निकाल रही हो, तो वो रीजन देते थे कि फर्नीचर का काम है, वो रीजन देते थे एग्री चीजों का। तो बैंक वालों से चेक, मतलब अपने हैंडराइटिंग में डॉक्टर लिखता था? हाँ, डॉक्टर अपने मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, डॉक्टर ही लिखता पढ़ता चेक भरता था, चेक पे सिर्फ मुझसे साइन करवाया था, वो भी साइन एक बार में कंप्लीट नहीं होती थी क्योंकि मैं बैंक हमेशा जाती नहीं थी, मुझे मेरा बैंक का साइन, तो वो बहुत बार वहां पे जाके ऐसे 3-4 बार उसने खुद से चेक भरे हैं और 2023 में उसने बहुत 2-3 बार पैसे निकाले। बट जब मैं उससे अपने पैसे मांगती थी तो वो मुझे पहले तो देने में बहुत तमाशा करता था, बहुत नाटक करता था और जब मैंने कहा आपने कैश में पेमेंट किया तो आप कैश में, तो उसने वो पैसे मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करता था इसलिए कि वो लोगों को दिखाए कि मैं इसको पैसा देता हूँ, ये मेरे साथ पैसे से जुड़ी है, अगर कल को मैं कानून या किसी का दरवाजा खटखटाऊं तो वो मुझ पे ये झूठे झूठे आरोप लगा सके कि ये लड़की मुझसे पैसा खा रही है, ऐसा समाज में दिखाना चाहता था क्योंकि वो 45 के समथिंग उनकी एज है। और आपकी क्या उम्र थी उस समय जब पहली बार आपके साथ किया था? मैं 15-16 साल की थी, 15 साल की। फिर क्या हुआ? तो फिर ऐसे पैसा लेते गए 2023 में, 23 पूरा ऐसे ही 2024 में ले गई, उन्होंने जनवरी में मुझसे पैसा लिया और मुझे पैसे लेते गए। मैंने जैसे कहा कि मैं छोटी मोटी नौकरी करती थी तो मेरे पास कुछ पैसे जो मैं बैंक में नहीं जमा करती थी घर में रखती थी, वो मेरे घर से कभी 10,000 कभी 20,000 कभी 40-50 हजार रुपए लेके जाते थे। जब मैं उनसे बोलती थी मुझे वो पैसे दे दो मेरे जो लेके गए हो आप 50,000 रुपए, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ काम है, ये है वो है, क्योंकि मेरा बैंक बहुत दूर था, वहां जाना आना नहीं होता था, फॉर्म भी भरने नहीं आता था, तो कोई ऐसी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं अपने पास ही पैसे रखती थी जो भी कमाती थी। तो वो मेरे घर से पैसे या कोई भी सामान होता था, जब उनके पास चाबी थी, जब उनका मन करता था खोलते थे। चाबी आपने क्यों दी थी? मैंने वो उन्होंने कहा कि मेरे घर से उनका क्लिनिक पास में था, दोपहर में मुझे आराम करना रहेगा तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, आराम करूंगा, और मैं और मेरा भाई जो छोटा है
हम दोनों जॉब करने चले जाते थे। उनका जब भी हमारे पीछे से आना या क्या करना, हमारा पूरा लोकेशन, हमारा पूरा फोन हैक करके कितनी कॉल किससे जा रही है, चैटिंग वगैरह सारे उन्होंने पूरे प्रॉपर निगरानी में रखा था कि ये चाह के भी कहीं पे भी कुछ ना कर पाए। प्रॉपर अगर किसी से मैं बात भी करती थी तो वो उसके खिलाफ एमसी करवा देता था और धमकी देता था कि अगर तू इससे बात करेगा तो मैं तेरे ऊपर एफआईआर कर दूंगा। ऐसा आपने डॉक्टर को जो पैसे दिए थे, डॉक्टर सभी पैसे पूरे दिए आपको? नहीं, कितने डॉक्टर से पैसे भी लेना बाकी? 4 लाख रुपए। 4 लाख बाकी? हाँ। फिर क्या हुआ अभी आपकी 2024 में? 2024 में उन्होंने मेरे घर से 50,000 रुपए कैश लेके गए थे और उसका उनके पास वीडियो भी था, मुझे भी भेजे थे वो प्रॉपर मेरे पास से। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद मुझे लड़कों से एक हमारे एरिया का नाका है वहां पे मरवाए, लड़के लगवा के। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, मेरा वीडियो वगैरह डिलीट कर दो, मैंने जब अपनी हिम्मत दिखाई तो उन्होंने मुझे बहुत मरवाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ लड़कियां जो उनकी आप बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड या कोई भी, उनसे मरवाया और मेरे बिल्डिंग पे घर पे भेज के और ऐसा किया कि 2 दिन बाद उन्होंने बिना एवर साइन की जो पुलिस स्टेशन है नालासोपारा ईस्ट में कोई कंप्लेन कराए, पुलिस वाला आता है दिन 21 तारीख 16 सितंबर 2024 दिन 21 तारीख संडे का दिन रहता है, पुलिस वाला आता है, एक जेंट्स पुलिस वाला, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हमारे सोसाइटी से लेके जाता है पुलिस स्टेशन और वहां पे प्रॉपर मुझे डराया धमकाया जाता है, तुम इनसे मैसेज नहीं करोगी, इनसे बात नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, ये ऐसा लिख के दो। मैंने कहा सर मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। उन्होंने कहा तुम रिकॉर्डिंग करके दो हमको और वहां पे उन्होंने कहा कि तुम बोलो कि तुमने इनको कोई पैसा नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, आपको जो रिकॉर्डिंग करवाना है करवा लीजिए, क्योंकि मुझे पुलिस के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे तो डराया धमकाया जा रहा था। पुलिस वाले ने वहां पे जितने पुलिस वाले थे मुझे प्रॉपर ऐसे परेशान किया गया और 4 से 5 घंटा बैठाया गया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बेहोश हो गई थी वहां पे। फिर भी उन लोगों ने कहा कि ये ड्रामा करती है, लड़कियों का काम ही है ड्रामा करना, लड़कियां होने का फायदा उठाती। ऐसे करके मुझे वहां से 7 बजे पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया। मैं जब अपने घर आई तो दूसरे दिन फिर उसने एक औरत को मेरे घर भेजा ये बोलने के लिए कि मैंने चैन चोरी किया। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि चैन दो। मेरे जैसे माता पिता का कुछ सामान था, वो सोना मांग रहा था मुझसे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी, हमारे पास कुछ सामान नहीं है, आपको जो करना है आप कीजिए। ऐसे करते करते सितंबर में 25 तारीख को 24 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गई, अंचोली पुलिस स्टेशन। वहां पे मैं गई, वहां पे सर थे, एक सर से मेरी बात हुई। मैंने उनको अपनी कहानी बताई कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, फोटो जो मुझे मार लगी थी सारी फोटो। और उन्होंने कहा कि आप बैठिए, हम आपकी सुनवाई करेंगे, आपके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी, आप बैठिए। फिर मेरी एफआईआर 2024 में अंचोली पुलिस स्टेशन में लिखी गई और जब एफआईआर लिखने से पहले उसको बुलाया गया, उसकी एफआईआर मेरी जब लिख रही थी तो उसकी माँ बाजू में बैठी थी, उसकी भाभी बाजू में बैठी थी और मेरी एफआईआर में मुझे पुलिस वालों ने जैसे कुछ जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं सुबह से बैठी थी, देरी हुई, मेरी एफआईआर लिखी गई, उसको गिरफ्तार किया गया। जब एफआईआर हुई तो एफआईआर के अंदर आपकी जो वीडियो बनाई गई थी बलात्कार करते उसका कोई जिक्र नहीं, कारण क्या? क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि एफआईआर में क्या लिखा गया। मुझे एफआईआर 7 बजे लिखी गई और मुझे छोड़ बोला कि घर जाइए और उसको गिरफ्तार किया गया उसी दिन और 2024 सितंबर को। और उसके बाद जैसे ही मैं पैदल घर आ रही थी, मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं थे, उसकी भाभी रीता शुक्ला और उसकी माँ सत्यभामा शुक्ला वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर पहुंची और दरवाजा खोली और मुझे बहुत मारा गया, पीटा गया, मेरे भाई को भी। और हमारी जो वीडियो थी उसपे हमको डराया धमकाया गया कि वीडियो वायरल किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ऐसे बोला गया और मेरा फोन छीन लिया गया और एफआईआर की कॉपी ले ली गई मुझसे। उनकी भाभी ने तुरंत एफआईआर की कॉपी लेके वकील को और सबको भेजने लगी उसके बेल का पूरा। उसके बाद मुझे बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगी मेडिकल के लिए और उसी दिन से मेरे घर में उनकी माता रहने लगी। मेरे घर में सुबह से शाम 24 घंटा और उनकी गर्लफ्रेंड थी
प्रतिमा तिवारी, किसकी गर्लफ्रेंड? डॉक्टर की? डॉक्टर की गर्लफ्रेंड प्रतिमा तिवारी, वो भी मेरे घर में 24 घंटा रहने लगी उन लोग, और प्रॉपर उन लोग निगरानी की ये कहाँ जाएगी क्या करेगी। मेरे फोन से पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आ रहा था मेडिकल के लिए, पुलिस वालों ने फोन करते थे तो वो फोन कट करके मैसेज लिखते थे कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आऊंगी, ये वो ऐसे करके। मतलब आपके फोन का उपयोग उनके द्वारा हाँ किया जा हाँ, रहा उनके था? द्वारा किया जा रहा था। प्रतिमा तिवारी और सत्यभामा शुक्ला और उनकी जो रीता शुक्ला थी, इन लोग ही मतलब मेरा फोन चला रहे थे, और मुझे तो मारा इतना गया था कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे कुछ। एक्चुअली पुलिस का फोन आ रहा था आपको? हाँ हाँ, आ रहा था, फोन आ रहा था। तो कौन उठा रहा था? फोन उन्हीं लोग लिए थे, जैसे उन लोग सारी चीजें अपने अंदर में की थी, मारपीट के डरा धमका की वीडियो वायरल कर देंगे, सोसाइटी से निकलवा देंगे, सोसाइटी में जाके बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मेरे साथ तो कोई खड़ा होने वाला नहीं था, तो मैं डर के मारे कुछ नहीं बोली, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते 1 अक्टूबर को उन लोग मुझे कोर्ट लेके गए कि चलो उसका बेल कराओ। मैंने कहा ठीक है, मैं बेल करा दूंगी, लेकिन मेरा एक आप लोग से प्रार्थना और विनती है कि आप लोग मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे और मेरे भाई को रहने दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हमको अपनी जिंदगी जीना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने वकील के द्वारा उनको पेपर लिख के देंगे कि हमारे बेटे डॉक्टर योगेन शुक्ला का और सत्यभामा शुक्ला, नीलेश शुक्ला, रीता शुक्ला, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं रहेगा तुमको। उन्होंने प्रॉपर ऐसा मुझे बोला और विश्वास दिलाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट में उस दिन कुछ हुआ नहीं, कोर्ट में जाके बेल एप्लीकेशन डाली गई 2 तारीख को। 2 अक्टूबर को अक्टूबर जयंती थी, इसलिए कोर्ट बंद था। फिर 2-3 दिन उन लोग फिर मुझे घर पे रखे, फिर कोर्ट ने 8 तारीख का डेट दिया था। 8 तारीख को जब हम लोग कोर्ट गए तो जज साहब ने कहा कि बच्ची का मेडिकल नहीं है तो कैसे ये बेल होगी। अभी तक आपका मेडिकल नहीं हुआ था? नहीं। इतने दिनों तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस वाले जैसे फोन कर रहे थे, पर पुलिस वाले कोई पुलिस वाले आपके घर नहीं आए थे? नहीं आए, कोई पुलिस वाला घर नहीं आया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर रीता शुक्ला और क्या बोलते हैं नीलेश शुक्ला और सत्यभामा शुक्ला, जैसे मेरे घर पे 24 घंटा उनका आना जाना, और उनकी गर्लफ्रेंड प्रतिमा तिवारी और उनके साथ और भी लोग थे 1-2 जन, जो 24 घंटा मेरे घर पे ही रहते थे। तो मतलब घर पे क्यों रहते थे? आप पे नजर रखने के हाँ, लिए? नजर रखने के लिए कि ये कहीं पुलिस वाले को जाके बता ना दे, पुलिस वाला को कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती से बेल करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें। और आप इस मामले में किसी की मदद ना लो इसलिए? हाँ, मदद ना लो इसलिए। फिर इसके बाद फिर मेरा 5 तारीख को उन लोग ने, उनके घर वालों ने जब बेल के लिए उनके वकील ने कहा तो उन लोग मुझे बोले कि जाओ तुम मेडिकल कराने। उनके भाई और उनकी भाभी मेडिकल नागिन दास के हॉस्पिटल के बाहर थे, बोले कि मेडिकल में तुम वही चीज बोलना जो जरूरी है, उसके खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला तो समाज में तुम्हारी वीडियो फोटो हम लोग वायरल कर देंगे, डरा धमका के। और मेरे साथ उस दिन भी पुलिस नहीं थी कि मैं मेडिकल के लिए पुलिस वाले, या फिर भी हॉस्पिटल से फोन जाता है कि नहीं मैडम, कोई पुलिस के बिना हम मेडिकल नहीं करेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर को क्या क्या बोलने को कहा था? डॉक्टर को जैसे कि तुम्हारे साथ जो भी रेप हुआ है तुम बोलो कि तुम्हारी मर्जी से हुआ है, पहली चीज। दूसरी बोलो तुम्हारी रजामंदी थी, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे इन सारी रिपोर्टों में लिखवाना। जब मेरा मेडिकल हुआ उस दिन 8 अक्टूबर को, तो मुझे पता चला कि मैं बिना शादीशुदा 21 साल की लड़की प्रेग्नेंट हूँ। मैं इतना जानते ही वहां पे ही मैं रोने लगी, मैं अपना सुबूत सब खो बैठी। उन लोग ने फिर से वो चीजों का फायदा उठाया, हमदर्दी दिलाते हुए बोला टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं, हम ये बच्चा गिरा देंगे, तुम टेंशन मत लो, ये बच्चा हमारे जिंदगी में भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुम बेल कराओ। अगर किसने बोली? रीता शुक्ला ने बोली मेरे सामने और फोन पे भी बोली, उसके मेरे पास सारे एविडेंस थे, पर उन्होंने सारे फोन जैसे सारी चीजें चोरी करके ले गई हैं, मैं आपको बता रही हूँ। उनके पति हैं नीलेश शुक्ला, डॉक्टर शुक्ला के भाई, योगेन डॉक्टर शुक्ला के भाई, नीलेश शुक्ला उनके भाई, इन दोनों पति पत्नी है। फिर ये दोनों मुझे मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस वाले मेडिकल होता है, पुलिस वाले डॉक्टर साहब सारी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों को देते हैं और मुझे बोलते हैं 7:30-8 बजे की आप जाइए। उनके भाभी और भाई मुझे, रीता शुक्ला और नीलेश शुक्ला मुझे गाड़ी से
दुर्वास अपार्टमेंट है, ये अपना डीमार्ट के पास में रहते हैं। वहां पे ले गया मुझे प्रॉपर समझाया गया कि अगर तुम बेल नहीं कराओगी तो हम समाज में बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा ऐसा है, हम सारी तरफ से झूठी बातें फैलाएंगे और हमारा सुना जाएगा। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ये वो ऐसे ऐसे डराया गया मुझे। और तुम्हारे ऊपर हम गलत आरोप लगाएंगे, हम किसी को भी तुम्हारे घर पे भेजेंगे और वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे कि तुम इन लोगों के साथ सोती हो, ऐसी हो वैसी करके धमकाया गया। फिर मैंने कहा कि देखिए, मुझे ना बच्चा चाहिए, ना मुझे डॉक्टर शुक्ला से कोई रिलेशन चाहिए, ना मुझे आप लोगों से कोई रिलेशन चाहिए। आप लोग बताइए क्या करूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बेल करवाओ, बस इतना करो। तो उन्होंने 8 तारीख को मुझे कोर्ट ले गया। तब भी मेरे साथ कोई पुलिस प्रशासन नहीं थी, ना पुलिस प्रशासन का कोई फोन था, ना मैसेज था, ना पुलिस प्रशासन की कोई सहायता थी। मुझे कोर्ट ले गया। जज साहब जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बेल क्यों कराना चाहते हो, क्या वजह है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बेल क्यों कराना है, आपको बेल कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट बाहर बैठिए। उनके वकील और जज साहब में क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। फिर मुझे बुलाया गया, पूछा गया आप बेल कराना चाहती हैं। तो उन लोगों ने कहा अगर तुम ना बोलोगी तो तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और मेरे भाई को उस दिन उनकी गर्लफ्रेंड प्रतिमा तिवारी मेरे घर पे थी, जो मेरे भाई को मारने की और फोटो वीडियो की धमकी दी जा रही थी। और उनके पास 2 वकील थे और उनकी रीता शुक्ला, नीलेश शुक्ला और सत्यभामा शुक्ला कोर्ट में मेरे साथ थे। मुझे बोला गया कि हाँ ही जवाब देना। जब मैंने कहा हाँ जज साहब बेल कर दीजिए, तो जज साहब ने कहा मैं इसके नीचे कुछ लिमिट या वो तुमको ना परेशान करे ऐसी इसमें चीजें मेंशन कर देता हूँ, ताकि कल को तुम कोर्ट का या कानून का सहारा ले सको। ऐसा उन्होंने करके उसकी बेल होती है 2024 में 14 अक्टूबर को उसकी बेल होती है। और बेल होने के बाद वो आता है 14 अक्टूबर को शाम को। उनकी रीता शुक्ला मेरे घर आती हैं मुझे ले जाने के लिए और मुझे बोलती हैं चलो घर पे। मुझे घर पे बुला के एक कमरे में उसके साथ बंद किया जाता है। और वो कहाँ पे, किस जगह? दुर्वास बिल्डिंग है, ये डीमार्ट के पास, वो 7वें फ्लोर पे रहते हैं। मतलब वहाँ पे लेके गया है? हाँ लेके। 14 अक्टूबर की बात है? हाँ 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर शाम की बात? हाँ शाम की बात। फिर क्या हुआ? वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर शुक्ला आया था। उसने पहले तो मेरे फोन पूरे चेक किया कि क्या है क्या नहीं, किसको कॉल की है, कैसा है क्या है, एविडेंस के लिए उसने सारी चीजें। पर मेरे फोन में तो कुछ मैंने किसी को कॉल किया ही नहीं था। फिर भी वो मेरा फोन ले लिया और मेरे साथ उसी दिन फिर से मेरे साथ वहाँ पे उसके घर में दुर्वास बिल्डिंग में दिन मेरे साथ उसके माता सत्यभामा शुक्ला के होते हुए, रीता शुक्ला के होते हुए, नीलेश शुक्ला के होते हुए उसी घर में मेरे साथ वहाँ पे बलात्कार होता है। और वो 7:30-8 बजे के बाद अपने दोस्त प्रवीण सिंह, जो एक डॉक्टर लाइन में है, जो दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां वो देते हैं, वो विरार मुझे ले जाया जाता है मेरे फोन से। मैं आपकी बात से काट रहा हूँ। जब बलात्कार आपके साथ होता है तो जो उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके भाई रोकते नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं रोकते? नहीं। उनकी सहमति होती है? हाँ, उनकी माँ बोलती है जाओ और 2 मिनट के लिए तुम क्या चिल्लम चाली कर रहे हो, जाके उनके साथ रहो, नहीं तो हम लोग तुमको ना मारेंगे पीटेंगे, वीडियो वायरल करवाना है क्या, मेरे बच्चे का दिल दुखाओगी, ऐसा करोगी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो 8 बजे, ये सारी घटनाओं के बाद वो 8 बजे मुझे विरार लेके जाता है अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर गाड़ी से विरार लेके जाता है। विरार में उनके मित्र रहते हैं, जो मैंने कहा प्रवीण सिंह नाम है। वो प्रवीण सिंह एक दवा कंपनी है, बहुत बड़े वो दवाई देते हैं। वहां से उन्होंने IPL करके एक दवा आती है जिससे हम मिसकैरेज या बच्चा ना रखने की ना हो, उसके का। फिर उस दिन वो दवा लेके आता है मेरे साथ विनायका जो हॉस्पिटल था हमारा, उसके सामने एक बिल्डिंग है रश्मि करके, उसमें 701 पे उसका फ्लैट है, वहाँ डॉक्टर शुक्ला का वहाँ पे ले गया। फिर मेरे साथ वही घटना 4 घंटे बाद फिर वही घटना हुई। हाँ फिर वही हुई। फिर मुझे वहाँ पे मेरा प्रॉपर इन सब चीजों का लोकेशन है, मेरे पास इस सब चीज का पूरा प्रूफ है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मुझे जबरदस्ती हाथ बांध के और मुझे कहा, मेरे पास मेरे फोन में अगर प्रूफ भी है कि तुमको अगर तुमने ये दवा नहीं खाई तो 7वें माले से
फेंक दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि तुमने खुद से कूद के सुसाइड किया है, ऐसे डराया गया। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे वो दवा मुंह में बांध के खिलाई, मार पीट के। दवा खिलाने के बाद इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी कि रात को उन्होंने फिर इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या दवाइयां लिफ्ट से जाके क्या क्या मेडिकल से लाए। आप वहीं पे रहे? हाँ, उस रात 2 दिन 3 दिन वहीं पे थे। आप 2-3 दिन तक वहीं पे रहे? हाँ। 10वीं बिल्डिंग में? हाँ। 7वें फ्लोर पे? हाँ। ठीक है। फिर जब तक वो प्रॉपर मिसकैरेज नहीं हो गया उन्होंने, हाँ, तब तक उनको कंफर्म जब तक नहीं था, तब तक मेरे को वहीं पे रखा गया था। दोपहर में सिर्फ उनकी जो भाभी, जो डॉक्टर शुक्ला है, वो दोपहर में ले जाके दुर्वास अपार्टमेंट में, दुर्वास जो बिल्डिंग है डिमार्ट के पास अग्रवाल में, उसमें वो 14 दिन की बिल्डिंग है, वहां पे दोपहर में ले जाया जाता था कि प्रॉपर ये पूरा टेस्ट से पता चले कि नहीं है, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने चेक करने के लिए प्रॉपर पता चले सोनोग्राफी वगैरह के थ्रू। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने वहां पे ले गए दोपहर में। ऐसे करते करते अक्टूबर के कम से कम 18-19 अक्टूबर आ गया। तब मुझे पुलिस का फोन आता है अक्टूबर में 20-22 अक्टूबर को कि मैडम आपका हमको ना डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करना है। तो मैंने कहा सर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा तो ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बुलाया, मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वाले बोले नागिनबाग जाओ, आपका सोनोग्राफी लिया जाएगा वहां पे। वहां गई तो मेरा जो हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म की थी, उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी में क्लियर था कि हाँ प्रेगनेंसी थी, इतने महीने से उनको सारी सोनोग्राफी में चीजें क्लियर हुई। बट उन्होंने कहा कि हाँ बट उसमें हार्ट बीट वगैरह नहीं है, तो वो बच्चा नहीं है। वो सारी चीजें उन्होंने बताई और पेपर पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दिया। मतलब उन्होंने क्लियर किया कि अबॉर्ट हो चुका है? हाँ, अबॉर्ट हो चुका है। उस दिन डॉक्टर शुक्ला हॉस्पिटल, नागिन हॉस्पिटल के बाहर था और बोला कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो तुम सोचो कि क्या ही हो सकता है। उस दिन तक भी फिर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद पुलिस ने अपना सारा पेपर वर्क किया और मुझे छोड़ा गया। फिर डॉक्टर शुक्ला मुझे फिर गाड़ी से लिया और फिर ले जाके वही विनायका जो बिल्डिंग है वहां पे लॉक कर दिया गया। विनायका बिल्डिंग के सामने जो 10वीं बिल्डिंग है? हाँ 7 माले की बिल्डिंग है, वहां पे लॉक कर दिया गया। मैं 2-3 दिन लॉक थी। 2-3 दिन बाद फिर पुलिस का फोन आया कि हमें आपका स्टेटमेंट लेना है इस बात पे। फिर पुलिस वाले मुझे फोन कर रहे थे पर मैं डर के मारे जा नहीं रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ 24 घंटा साथ में ही है। लेफ्ट राइट मेरे को कॉल किसको आ रहा है उसको पहले से पता चल जा रहा है कि मुझे पुलिस वाले का फोन आ रहा है, मुझे किसका फोन आ रहा है, क्या भी चीजें हो रही है घटनाएं, उसको सब चीजें पहले से पता चल रही थी। फिर मैं जा नहीं रही थी। फिर पुलिस वाले ने उसको भी फोन किया कि आप आइए, हमें आपका भी मेडिकल करना है। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वाले को बोलता है कि सर वो तो मिसकैरेज अपने आप से हुआ, ऐसा ऐसा। पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है आप जाइए, हमको उससे बात करना, उसको हम मिलना चाहते हैं। फिर वो मुझे बोला कि तुम बोलो जाके पुलिस स्टेशन में कि तुमने दवाइयां खाई थी बुखार सर्दी खांसी से, इसलिए तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, ऐसा ऐसा झूठा जाके बयान दो। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हिम्मत बहुत ज्यादा वहां पे गई। वहां पे मेरे को तो पहले पूरी पुलिस वालों ने बहुत गालियां दी कि तुम मेडिकल में सारी चीजों में इतनी लापरवाही की, हम ये सब। फिर वहां पे हमारे जो गायकोट थे, जो उनके पास मेरा केस है, उन्होंने प्रॉपर उस चीजों पे आयो उन्होंने पूरा मेरा उस चीज पे वीडियो बनाया, पूरा मेरी बातें सुनी गई, पूरी चीजें हुई और उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं सच बोलो, ये वीडियो तुम्हारा कोर्ट में जाएगा। मतलब जो आयोग थे आपके सुनील गायकवाड़ थे? हाँ। अच्छा, सुनील गायकवाड़ को आपने ये नहीं बताया कि जब वह बेल से छूट करके आया है तब भी बार बार उसने बलात्कार किया आपके साथ, क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो सामने ही खड़ा था, उसका आदमी पुलिस स्टेशन में खड़ा था। उसका वहां पे अनज चौधरी करके एक लड़का है, वो अनज चौधरी वो साथ में खड़ा था, पुलिस वाले सब उसके साथ में। सिर्फ वहां पे मुझसे यही पूछा गया कि अबॉर्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस टाइम पे हुआ और आपको कैसे झांसा दिया गया, आपको शादी को बोला गया, क्या बोला गया। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट, आपने ये बोला कि अबॉर्शन जबरदस्ती करवाया गया? हाँ, दवाई लगी? हाँ, ये उन्होंने कहा कि
और उन्होंने कहा कि शादी के लिए बोला गया, क्या बोला गया, आप पूरा स्टेटमेंट दो। उस टाइम जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, क्योंकि आज 6 महीने की बात हो रही है, 4-5 महीने की, तो मुझे नहीं पता है उन्होंने जिस समय जो जैसा बोल रहा था, क्योंकि मुझे एवरीडे एक मेडिकल दवाइयां खिलाई जा रही थी, इंजेक्शन दिया जा रहा था, ड्रग्स दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैं 24 घंटा नींद में रहती थी, मुझे कोई दिखता नहीं था, मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, और मुझे उस वजह से इतनी ब्लीडिंग, इतनी चीजें होती थी। जो औरतें हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको पता है कि हमारे लिए लाइफ में इतनी छोटी सी उम्र में इन सब चीजों का क्या असर पड़ता है। तो मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी पूरे मुंह में, पूरे बॉडी पे रैशेस, पूरी चीजें। तो जिस तरीके से जो बोलता था, ऐसे करते करते अक्टूबर एंडिंग का मंथ आता है, जब वो मेरे घर से कबाड़, मेरा सामान, मेरी कुर्सी, मेरे माँ का गहना और मेरे घर से सारी चीजें जबरन लेके गया। तो मैं इसके हॉस्पिटल गई, और उनकी गर्लफ्रेंड थी प्रतिमा तिवारी। उन्होंने मेरे एक मोबाइल में ऐप बनाया था, जीवन साथी करके, तुम शादी करके चली जाओ ताकि केस सारी चीजें खत्म हो जाए, तुम रहोगी नहीं तो केस ही नहीं, तुम कोर्ट में हाजिर नहीं होगी तो केस। मैंने एक लड़का देखा था, उससे मेरी शादी, प्रतिमा तिवारी ने उसको मिली, बोली कि मैंने उनसे पैसा लिया है, ऐसा मुझसे झूठे क्लेम लगाया गया। वो मेरे घर का राशन कर रही है, वो मेरे को खिला रही है। जिनके पास 80 रुपए नहीं रहते हैं, जो मेरे से 80 रुपए मेरे घर से लेके जाती हैं, 100 रुपए मेरे घर से लेके जाती हैं, उन्होंने ऐसा दावा किया। मैं उस दिन, मेरे सबर का बाढ़ टूटते जा रहा था। मैं उस दिन क्लिनिक गई, और क्लिनिक जाके जब मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कितना पैसा दिया है, तो उन्होंने डॉक्टर शुक्ला के साथ, और उनके वहां पे एक मित्र थे जिनका नाम रजत खान करके, उन लोग वहां पे मुझे प्रॉपर वो करके, षड्यंत्र करके, उनको पता था कि मैं ये फोन जाएगा तो मैं गुस्से मांगू। उनके क्लिनिक पे आप सोचिए, एवरीडे दोपहर में पेशेंट रहते थे। 11 बजे उस दिन उनके क्लिनिक पे एक भी पेशेंट नहीं है, 2.5 घंटे 2 घंटे कोई पेशेंट नहीं। वो बुलाते हैं वहां पे, वो प्रॉपर, मैं बोलती मेरे को सामान चाहिए मेरा, प्रॉपर वहां पे मुझे मारा जाता है, मेरे मुंह से खून निकल। डॉक्टर शुक्ला ही मार रहा था। वो लड़की जो थी वो खाली बोल रही थी पॉइंट कि तुम उकसा रही हो। मैंने कहा उनकी क्या लगती हो? उन्होंने कहा मैं इनकी बीवी लगती हूँ, गर्लफ्रेंड लगती हूँ, ये लगती हूँ। प्रतिमा तिवारी का ये स्टेटमेंट था। ये वीडियो हर पुलिस स्टेशन में आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी, डॉक्टर के फोन से भी आपको मिलेगी। तो ऐसा वहां पे मारा गया, इतना मारा गया कि मैं गिर गई थी, कांच था वहां पे, पूरा प्रॉपर जमीन में लेटी थी। और मारने के बाद मेरे खिलाफ वहां पे एंट्री लिखी जाती है कि मैं क्लिनिक में जाके तमाशा करती हूँ, जो कि उन्होंने मुझसे क्लिनिक खुलवाया, मेरे साथ रेप किया गया रोज, और मुझे ये बोला गया कि तुमने क्लिनिक, तुम्हारी वजह से हमारा बंद था, तुम क्लिनिक चालू करो ताकि कोई आए, मीडिया, पुलिस, तो तुमको मारे, हमको नहीं। तुम जाओ क्लिनिक से सुबह से शाम तक बिना पैसे लिए। जिस समय मेरा अबॉर्शन कराया गया था, उस समय मेरे को क्लिनिक में बैठाया जाता था, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। आपके कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि आपने अपने फोन से कुछ मैसेज, जो एक लवर कपल एक दूसरे में, तो कुछ मैसेज जो डॉक्टर शुक्ला को भेजे, वो सब क्या? नहीं, मुझे जैसे पढ़ने नहीं आता, जैसे उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो मैसेज भेजती थी, प्रतिमा तिवारी। अच्छा, सुनियोजित प्लान के तहत? हाँ, उन लोग मेरे फोन से मैसेज भेजते थे ताकि उनके पास एविडेंस आए। उन लोग ये सारे मैसेज भेजते थे। डॉक्टर शुक्ला ने मेरे से 2-3 वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया है मेरा, कि तुम दोनों, कि तुम अपने रजामंदी से मेरे साथ रिलेशन में हो, मेरे साथ खुश हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ, खुश हूँ, अपनी मर्जी से। ऐसे वीडियो बनाया है। नीचे पैर पे सिगरेट से जला रहा है, मेरे पास वो सिगरेट के जले हुए निशानों के फोटो हैं, मेरे पैर हैं, सारी चीजों के मेरे पास बयान है। और बोलता था अगर नहीं बोलोगी ना तो सोचो तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारे वजह से मेरे इतने पैसे गए हैं, तुम मुझे सारे पैसे वापस करो। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है तो सोच, सिर्फ पैसे तो मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि मैंने अपने वकील को 1.5 लाख रुपए दिया है, मैं तुझे 1.5 लाख का 1.5 गुना लूंगा, मैं तुझसे 4 लाख रुपए लूंगा। जैसे उन्होंने मुझसे 4 लाख रुपए ऑलरेडी ले लिया था, सोना चांदी सब लेके गए थे। उनका ये मानना था, उनके जीजा जी हैं जिनका किडनी फेल है, उन्होंने कहा कि मेरी बहन है लता मिश्रा, उसके हस्बैंड का किडनी फेल है, तो तुम जाओ अपनी किडनी बेच के हमको एक डोनर ला के दो,
और हमको क्या बोलते, तुमसे पैसे चाहिए, तुम हमको कहीं से भी पैसे दो, नहीं पैसे दोगी तो हम तुम्हारे ऊपर पैसे लेने का क्लेम लगा के तुमको ही फंसा देंगे, क्योंकि सारे पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। ऐसा अच्छा, लगातार कई एनसी आपने उसके खिलाफ की है और सुना है कि उसने भी आपके खिलाफ एनसी की है, ये सब क्या मामला? मैंने जेल से छूटने के बाद मैंने 12 एनसी की है। मेरे को रात दिन कॉल आते थे, जैसे मेरे सोसाइटी के कोई लोग भी जाते थे तो वो बोलता था मेरे ऊपर रेप केस की है, मेरे ऊपर रेप केस की है, ऐसे बोलता था। मेरी शादी करवाई गई, फिर उसके बाद मुझे मारने पीटने की धमकी देती जाती थी। कई लोगों को सुना है आपकी वीडियो भी दिखाई गई। हाँ, सही बात है। मेरी क्या मामला है? किस उसने वीडियो दिखाई है? जो भी उनके मित्र हैं, ग्रुप वाले हैं, जैसे कुछ डेंटल हैं, कुछ सीए हैं, कुछ हैं, तो वो वीडियो बेचता था, मेरा वीडियो बेचता था। दिखाना अलग होता है, बेचना अलग होता है। मेरी वीडियो बेचता था, बोलता था आप इस वीडियो को देखिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, आप और किसी को बेचिए। ऐसी मेरी वीडियो 2016 से लेकर 2024 तक बिक रही है, और अभी भी मेरी वीडियो बिक रही है, क्योंकि बिना ऐसी वीडियो की मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकती। ऐसी वीडियो है, और मेरी ही वीडियो नहीं है, और भी बच्चियों की वीडियो है, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, 17 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल की बच्चियां भी हैं इसमें। वह वीडियो कौन बना? डॉक्टर खुद? हाँ, डॉक्टर खुद बनाता है वो वीडियो, अपने क्लिनिक पे बनाता है। उसके मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये डॉक्टर अपने क्लिनिक पे दोपहर के टाइम जब क्लिनिक बंद हो जाता है तब वो वहाँ पे लड़कियों को नशा कराता है। उसके पास वहाँ पे बियर, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, एवरी आदि आपको नशे की दवाइयाँ, नशे की इंजेक्शन, जैसे सारी चीजें आपको मिल सकती। इसमें क्या उसकी अपने क्लिनिक के अंदर जो भी सेक्स वीडियो बनाए, क्या कुछ वीडियो आपके पास है? हाँ, है मेरे पास। आप वो वीडियो हमें दे सकते हो? जी, हाँ, मेरे पास ऐसी 3-4 वीडियो हैं। आपने पुलिस को भी दी थी वो वीडियो? मैंने पुलिस को दी थी, बताई थी पुलिस को। कल पुलिस प्रशासन बोलती है तुम्हारी वीडियो थोड़ी है, तुम अपनी वीडियो लेके आओ तब हम कार्रवाई करेंगे। अभी आप क्या चाहते हो? आप मीरा भाईंदर वसई विहार पुलिस आयुक्त से आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि प्लीज पुलिस वाले मुझे न्याय दिलाएं। इसमें उनकी बीवी सोनाली मोदी जो आँख की डॉक्टर है वो मिली हुई है, उनकी भाभी रीता शुक्ला वो मिली हुई है, और उनका भाई नीलेश शुक्ला वो मिला हुआ है, और उनकी माता सत्यभामा शुक्ला, और जो भी उनके डॉक्टर ग्रुप में है वो भी। एक इंसान इतना बड़ा स्मगलिंग कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, लड़कियों का क्लिनिक पे शोषण कर रहा है, रेप कर रहा है, और बहुत टाइम से ये चीजें हो रही है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो आपके समाज में ऐसी रोज बेटियों की जान जाएगी, रोज बेटियां आत्महत्या करेंगी, सुसाइड करेंगी। आप ये सोचिए कि आपकी बेटी के तक अगर ये चीजें ना हो, इसीलिए इस चीजों को आप लोग न्याय दिलाइए। अभी क्या कोई आपको डर, भय या कोई इस तरह की स्थिति है कोई? जी हाँ, मेरी जान को हर एक सेकंड खतरा है। हर एक सेकंड लोग मिलते हैं मेरे जान पहचान के, जो बोलते हैं हमने आपकी वीडियो देखी, हमने आपकी ये चीजें देखी। मेरी जान को हर एक मिनट खतरा है, क्योंकि उसकी बीवी सोनाली शुक्ला जो जाके मेरे खिलाफ एनसी लिखाती है, उनकी भाई की वाइफ रीता शुक्ला जो जाके मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन लिखाती है। पुलिस प्रशासन को जब मैं बोलती हूँ कि मेरी सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ कीजिए, तो वो हाथ ऊपर कर ली है। मेरी जान को, जब मेरे छोटे भाई को, हमारे साथ कुछ भी घटना कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई सहायता के लिए कोई भी नहीं है। ये गंभीर मामला प्रकाश में आते ही जानी मानी समाज सेविका रूपाली लोंढे ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर मीरा भाईंदर वसई विहार आयुक्त को पत्र लिखकर इस अति संवेदनशील मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए इस विषय पर क्या है उनका कहना। मैडम, नाला सोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रकरण सामने आया है, ये क्या मामला है? अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की, जो अभी उसकी उम्र 23 साल है, पर उसके साथ जो घटना घटी उसकी उम्र तब 16 साल थी। और डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, ये जो नाला सोपारा में अपनी डेंटिस्ट की क्लिनिक चलाता है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। और इस लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया है उसमें उसकी पूरी फैमिली शामिल है, उसका भाई, उसकी भाभी और उसकी कोई, जैसे बताया जा रहा है, गर्लफ्रेंड। और इन सब ने मिलके इस लड़की को जो पीड़ित किया है, वो दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आई है। सुना है कि कुछ वीडियो वगैरह भी बनाई गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था पीड़िता के द्वारा? नहीं, ये
पीड़िता द्वारा आरोप लगाया नहीं गया है, ये बात सच है। और ये वीडियो हर जगह पे वायरल हुई थी। जब पीड़िता को हर 4 जगह से वो वीडियो दिखाई गई, तब जाके उसको पता चला कि इस आरोपी डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला ने उसका वापर करके उसके कुछ अश्लील वीडियो बना के बेचने का काम करता है। इस मामले में एक्चुअली पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR भी दर्ज करवा दी गई थी, तो उस सब मामले में पुलिस की भूमिका के विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल शून्य है। मैं तो यही कहूंगी कि पुलिस की भूमिका शून्य है इसमें, क्योंकि जब वो पीड़िता FIR करने गई, उसने सारी चीजें सच्चाई उसके साथ जो घटा कि उसकी उम्र 16 साल की थी, वो उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने भाई के साथ अकेली रहती है, ये सारी चीजें जब शुक्ला को मालूम पड़ी, उसने इनका विश्वास जीता। हमारे फैमिली को हमारा अपना समझो, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। उस लड़की के माँ बाप 4 साल की उम्र में चल बसे थे, तो उसको ऐसा लगा कि चलो हमें अपना कोई समझ रहा है। ये विश्वास उसने जगाया और अच्छे संबंध बना लिए। उसके बाद इस लड़की को एक दिन होटल बुला के उस होटल में लेके जाके उसको कुछ नशीली पदार्थ देके वहां पे उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वो वीडियो निकाली गई है, जो वीडियो इस लड़की को और लोगों के माध्यमों से पता चली। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त को आपने इस विषय पर कोई पत्र दिया है जिसमें कि आपने दोबारा से सारे मामले की जांच करने की बात कही? हाँ, मैंने दिया है। उस पीड़िता को लेके जाके उसकी सारी बातें सुन के उन सारी चीजों का मैंने एक क्रम वाइज डाला है कि किस तरह से उसके साथ ये दुष्कर्म टप्पे टप्पे से किए गए हैं और पूरे प्लानिंग वाइज किए गए हैं। कुछ ये भी जानकारी आ रही है कि आपके पास कुछ डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला के अपने ही क्लिनिक में बनाए गए कुछ असली वीडियो आपके हाथ में हैं? जी, हमारे हाथ ऐसे कुछ वीडियोस लगे हैं जिसमें कुछ नाबालिग लड़कियां हैं और पता नहीं और ऐसे कितनी लड़कियों के साथ इसने ये दुष्कर्म किए होंगे। और ये बात पीड़िता ने FIR के टाइम पे केस के आयोग को बताया गया था। वो चीख चीख के आयोग को बोल रही थी कि मेरे साथ जो घटना घटी है वो आप लिखिए, पर उन्होंने कहा हम जैसा बोलेंगे वैसा ही बोलिए आप। अब आप राज्य सरकार से इस सब मामले में क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं राज्य सरकार से यही विनती करूंगी, इसके पहले भी मैं आदरणीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैंने विनती की थी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि देखिए इस तरह से लाड़की बहन करते करते आज उन बहनों की मृत्यु हो रही है। कुछ दिन पहले ही हमारे सामने एक मामला आया कि एक औरत का धड़ काटा गया था, सिर अलग करा गया था। उसके पहले एक लड़की को मारने के आशंका से पूरी तरह से घायल किया, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। आज ये लड़की, आप अगर लाड़की बहनों को खुश करने के चक्कर में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो आपके इस पैसे इस्तेमाल अपनी चीजों के लिए या कुछ भी गरीबी हटाने के लिए यूज भी करने के लिए जिंदा तो रहनी चाहिए, आज उस मनस्थिति में रहनी चाहिए। और रही सवाल ये डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, उसकी बीवी, उसका भाई, उसकी माँ, जो एक टप्पा वाइज जैसे इस लड़की को बेल मिलने के लिए वो स्टेटमेंट ऐसा दे कि उस डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला बाइज्जत बड़ी हो जाए, इसके लिए इस लड़की को उन्होंने 3 से 4 दिन तक किडनैप करके रखा, उसका फोन छीन लिया गया, उसके साथ खुद कोर्ट में गए और बयान दिलवाया, उसके भाई को बंदिश बनाया, नंगा करके वीडियो निकाली। उस डर के मारे उस लड़की ने ये स्टेटमेंट दिया और उसको बेल मिली। बेल मिलने के बाद भी ये आरोपी, मैं तो इसको कहूंगी कि चैनल के माध्यम से आपके कि ये एक नंबर का विचित्र आदमी है, मतलब साइको जो बोला जाए वैसा ही होगा। आने के बाद भी इसने अपनी बहन को भिजवा के इस लड़की को घर पे बुलवाया, उन लोगों के सामने फिर से दुष्कर्म किया। उसके बाद किसी विरार में उसको लेके जाके अबॉर्शन की दवाई दिलाई। 3 से 4 दिन तक इस लड़की को बंदी बना के, जब तक उसको पूरी तरह से खातरी नहीं होती है कि इसका अबॉर्शन हुआ है, तब तक इस लड़की को उसने अपने पास बांध के रखा। अबॉर्शन होने के बाद इस लड़की को छोड़ा गया। क्या तो ये अपहरण नहीं हुआ? कोर्ट ने अगर उसको बेल दिया है तो उसमें कुछ कंडीशन भी डाली होगी ना
कि आपको जो लड़की फिरियादी है उसके अगल बगल नहीं घूमना है, उसको कोई कांटेक्ट नहीं करना है। इतनी हिम्मत इसकी होती कैसे है? और इसके बाद इस लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाके केस के आयोग को बार बार ये घटना बताई कि वो जेल से आने के बाद भी मुझे तकलीफें दे रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है, क्योंकि आचौली पुलिस चौकी सो रही थी। डॉक्टर शुक्ला ये जो हरकतें कर रहा था, ये कहाँ पे कर रहा है? ये डॉक्टर शुक्ला के 7 क्लिनिक है, पीड़िता से हमको पता चला। उसके फ्लैट्स भी कई सारे हैं, तो वो कभी अपने फ्लैट्स पे लेके जाके दवाइयों के बहाने से, या कभी होटलों पे लड़कियों को बुलाता था, या अपने क्लिनिक में। ये तो बहुत बड़ी इतनी गंदी घटना है कि हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, उस क्लिनिक में ये लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म करता है, उनको नशीली दवाइयां देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगी कि आप, मुझे पता नहीं केस के आयोग ने क्या किया है, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता बता रही है, केस के आयोग ने पूरी तरह से आरोपी का साथ दिया है। मैं तो खुलेआम आपके चैनल के सामने कहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के मोबाइल में पीड़िता का कहना है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों की अश्लील फोटोज, अश्लील वीडियोज है, बहुत सारे यहाँ पे कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो पंचनामा करते वक्त लड़की चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि आप मेरे साथ जो हुआ है वो सब कुछ चल चल के देखिए। तो आयोग का कहना था कि पैसे कौन देगा, पेट्रोल के तू देगी। आपने इस लड़की की दुख भरी कहानी सुनी। यह लड़की अब आगे डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला व उसके परिजनों की किसी भी साजिश का शिकार होना नहीं चाहती। साथ ही यह लड़की बेहद डरी हुई है तथा इस लड़की ने डॉक्टर व उसके परिजनों से अपनी व अपने छोटे भाई की सुरक्षा के प्रति चिंता भी जताई है। हालांकि समाज सेविका रूपाली लौंडे ने अब तक इस लड़की को न्याय दिलाने का प्रण कर लिया है। वही अब देखना यह होगा कि क्या इस गरीब लड़की को वास्तव में न्याय मिल पाएगा, या न्याय की आस में यह लड़की ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाती रहेंगी।